छुट्टी है और शाम को लोकार्पण होना है, इसलिए रास्ते बंद हैं। तो इसलिए अगर बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं तो इस बाधा के लिए हमें खेद है। बहरहाल रज़ा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आपका आज कविता के सत्र में स्वागत है। ये हमारा 27वां सत्र है। अब तक आज कविता में 98 कवि अपनी कविताएं पढ़ चुके हैं और पिछले सत्र से यानी 25 सत्र समाप्त होने के बाद हमने ये निश्चय किया कि आज कविता का पुनर्गठन किया जाए और उस पुनर्गठन में हम उन कुछ कवियों को याद करें जो अपने समय में महत्वपूर्ण थे, जिनका अगर बोलबाला नहीं तो कम से कम काफ़ी सशक्त उपस्थिति थी और जिनको अब याद हम नहीं करते हैं अक्सर। तो हमने पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को याद किया, अब आज राजकमल चौधरी को करेंगे, फिर कमलेश को करेंगे, फिर श्रीराम वर्मा को करेंगे, फिर जितेंद्र कुमार को करेंगे और जितने दिन ये याद हम कर सके और हमारी याददाश्त जो है वो शिथिल नहीं पड़ी, हालांकि वो रोजीना शिथिल पड़ रही है। राजकमल चौधरी से मैं आपको कोई संस्मरण नहीं सुनाने जा रहा हूँ, अक्सर मैं सुनाता भी नहीं, पर फिर भी मैं ये कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूँ कि जब मैं 18 बरस का 19 बरस का था तो मैंने कुछ ज़्यादा ही, आज के हिसाब से तो बिल्कुल ही उनको खुली कविताएं नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस ज़माने में शायद रही होंगी। तो कल्पना में जिसमें मेरी कविताएं छपने लगी थी और मेरा ख्याल था कि ये तो पत्रिका अब क्या मैं नियमित लेखक हो ही गया, उन्होंने मेरी कुछ प्रेम कविताएं वापस कर दी। अब अव्वल तो मुझे थोड़ा आघात हुआ, लेकिन उसके अलावा उसको छपाएं कहाँ। तो राजकमल चौधरी ने उसी समय एक नई पत्रिका निकाली थी राग रंग नाम से, उसके शायद 2-3 अंक ही निकले, तो मैंने वो कविताएं उनको भेज दी और उनका फिर पत्र आया कि हम इसको छापेंगे। फिर जब वो छापी तो उसमें लिखा कि ये एक प्राइवेट मैडनेस की कविताएं, ये शब्द का भी उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया। तो बहरहाल मैं उनके प्रति कृतज्ञ था कि उन्होंने, फिर आप जानते हैं एक ज़माने में मुक्ति प्रसंग बहुत ही एक बहुचर्चित लंबी कविता थी। ऐसा माना जाता था कि राजकमल चौधरी ने एक अपेक्षाकृत अराजक सा जीवन जिया और उस जमाने में अराजक लोगों की बड़ी महिमा भी थी। भुवनेश्वर अराजक थे और शमशेर जी यद्यपि बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन जीवन तो उनका अराजक ही था, अनिकेतन थे, जिंदगी भर अनिकेतन रहे। तो अराजक लोगों ने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, ये बात जिन लोगों के माध्यम से प्रकट हुई उनमें राजकमल चौधरी भी एक थे। अब वो अराजक थे कि नहीं है देवशंकर नवीन जानेंगे, जिन्होंने उनका गंभीरता से और अध्ययन भी किया है, उनकी रचनावली का पूरा संपादन भी किया है। आज 3 वक्ता हमारे पास हैं, देवशंकर नवीन, गोपेश्वर सिंह और अमिताभ राय। संयोग से ये तीनों बिहार के हैं और राजकमल चौधरी भी बिहार के थे, और ऐसा करने के पीछे हमारी ये मंशा नहीं थी कि 3 बिहारी एक और बिहारी पर बोले लेकिन अब हो गया संयोग, तो क्या करें। तो बहरहाल मैं देवशंकर नवीन से इसी क्रम से नहीं, पहले देवशंकर नवीन, फिर अमिताभ राय और फिर गोपेश्वर जी। मुझे दोहराना ज़रूरी नहीं है, पर जो सभी अध्यापक हैं और अध्यापकों को नाति दीर्घ वक्तव्य देने की आदत सी होती है,
तो हमारे एक अध्यापक थे 9वीं क्लास में, जब हमने कुछ सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद इत्यादि में भाग लेना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे जो सीख दी थी उनमें से एक ये थी कि अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। तो हालांकि ये 10 मिनट की बंदिश नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट से अधिक न लें। और उम्मीद है कि आप लोगों को सार संक्षेप करने का अभ्यास भी है, जो हम जैसे व्यर्थ वाचाल लोगों को संभवतः नहीं है। तो बहरहाल देव शंकर ने धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। माइक ऊपर करना हो जाएगा? हाँ सर, हो गया। इस सभा में, इस हॉल में राजकमल चौधरी के बहुत करीबी मित्र आदरणीय सौमित्र मोहन जी बैठे हुए हैं। उनके सामने में राजकमल चौधरी पर कुछ बोलना बहुत कठिन काम है। और अशोक जी अभी चर्चा कर रहे थे राजकमल चौधरी से आपकी मित्रता के संबंध में। जब रचनावली संपादित कर रहा था तो अभी भी ढेर सारी योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी अपने जीवन में, उसमें से एक कविता संग्रह की योजना बनाई थी, जिसमें और कुछ कवियों के साथ उन्होंने अशोक जी को शामिल करने की योजना बनाई थी। और यह भी योजना थी कि इसके लिए किसी धन्ना सेठ से पैसे ऐंठे जाएं और ये इस संग्रह का प्रकाशन किया जाए। आदरणीय बड़े भाई गोपेश जी, प्यारे अनुज अमिताभ जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान जन, आदरणीय अशोक जी, मैं रजा फाउंडेशन का आभारी हूँ कि इस फाउंडेशन ने राजकमल चौधरी के बारे में इस कार्यक्रम का निर्णय लिया और उसमें मुझे भी अवसर मिला। अशोक जी अपनी बात शुरू करते हुए कह रहे थे कि राजकमल चौधरी पर अक्सर अराजक जीवन का तोहमत लगाया जाता रहा है। मैं थोड़े आंकड़ेबाजी के हिसाब से बताऊं कि कुल 37.5 वर्ष की आयु उनको नसीब हुई, जिसमें जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष राजेंद्र सर्जिकल वार्ड में नाना तरह की बीमारियों से जूझते हुए बीते। यदि जैसा कि मिथिलांचल के नौजवानों का होता है कि 20 वर्ष की आयु यदि उनकी निकाल दें होश संभालने में और पिता के पाखंड से जूझने में और मैथिल पाखंडों से जूझने में, तो कुल मिलाकर 15 वर्ष का समय होता है जिसमें उन्होंने अपना रचना कर्म किया। उसमें भी यदि शुरुआती 5 वर्ष जो कि 1950 से 1949 से 1955 तक का समय है, यह समय यदि उनका अभ्यास काल का लगा दें, क्योंकि सन 1985 में मुझे एक अप्रकाशित डायरी रांची के हरमू कॉलोनी में एक जीरा नमक बेचने वाले दुकान पर रद्दी के भाव वो डायरी मिली थी। हताश सा मैं वहाँ खड़ा था किसी अपने जीवन की हताशा में, और अचानक से मुझे वो अक्षर उनका दिख गया। तो मैं दौड़ के जाकर पकड़ा और उससे लिया होगा 1 सवा रुपये 2 रुपये, तो उस समय रद्दी पेपर मिलता था, और उनको 5-10 रुपये दे करके वो डायरी में ले आया। उसमें लगभग जितनी कविताएं हैं, विचित्रा शीर्षक से वह संग्रह छप चुका है। उसी संग्रह में शायद 1949 या 51 का लिखी हुई एक कविता है, अमेरिका की आत्मा से। 76 लाइन की वह कविता है। जिस दिन क्लिंटन साहब भारत आ रहे थे, तो उससे एक दिन पहले मैंने मंगलेश जी को फ़ोन किया। उस दिन मंगलेश जी उन दिनों जनसत्ता में थे, और मैंने कहा कि ये 76 पंक्ति की कविता है। अचानक से मुझे आज याद आया, कल क्लिंटन आ रहे हैं भारत, क्या आप इस कविता को छापना चाहेंगे? तो कहा कि अभी अभी मुझे फैक्स करो।
कर दिया, छप भी गई। उसके बाद मंगलेश जी ने सवाल करना मुझसे शुरू किया कि इसकी उसमें मुझे कोई ये क्रेडिट वगैरह नहीं दिया गया। और मंगलेश जी ने कहा कि इसकी राजकमल चौधरी की राइटिंग में है तुम्हारे पास ये कविता? मैंने कहा जी, उनकी हैंड राइटिंग में है। कलम से थीन पेपर पर उन्होंने वो फाउंटेन पेन से लिखा था, जो अभी भी है मेरे पास। लिपि अच्छी थी। जी जी। चिंता मेरी ये है कि उनकी ज़्यादा सारा लेखन तो उनका नीब वाली कलम से है। अब वह रहकर मेरे पास क्या करेगी? यदि किसी संग्रहालय में किसी ठीक तरह से उसका यदि रखरखाव हो जाए, अशोक जी के सामने एक लालच से भी ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ उनकी हस्तलिखित चीज़ें मेरे पास बची हुई है, जैसे चिट्ठियाँ और इस सब तरह की चीज़ें, उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था यदि कहीं ठीक से हो सके तो उसमें ये जो 76 पंक्ति की कविता छपी तो मंगलेश जी पर शिकंजा कसा जाने लगा कि ये कविता राजकमल चौधरी की हो नहीं सकती है। उस समय 18-19 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में कोई यंग छोकरा अमेरिका के बारे में इतनी बात कैसे सोच सकता है? तो जरा मुझे वो, तुमने तो टाइप करके फैक्स किया था, मुझे उसकी एक फोटोकॉपी दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। आप जब छाप रहे थे तो आपको ये नहीं लगा कि एक नौजवान मुझे यह सुविधा नौजवान से मिली है तो उसका भी नाम कहीं घुसा दूं कि यह कविता मुझे उनसे मिली, फिर तो आप इससे मुक्त हो जाते, इसलिए अब मैं नहीं दूंगा। तो गरज यह है कि दिया भी नहीं मैंने। तो मैं भी एक किस्म का बदमाश हूँ, तो बदला ले लेता हूँ जैसे लेना होता है। ये जोशी जी से बहुत गाढ़ी मित्रता लंबे दिनों से है, ये जानते हैं। तो ये जो 5 वर्ष उनके अभ्यास के थे, उसके बाद केवल 10 वर्ष बच गए सघन लेखन के, और जिसमें उन्होंने अभी तक प्राप्त जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास उसमें और जो छपवा चुका रचनावली में, तो हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली और बांग्ला 4 भाषाओं में लिखते थे। बांग्ला में कम लिखा उन्होंने, और अनुवाद कई भाषाओं से उन्होंने किया, बांग्ला से और पंजाबी से। एक तो किसी जर्मन कवि की सहायता से गेटे की भी एक कविता का अनुवाद किया। वो गेटे की कोई कविता भगवान कृष्ण को लेकर है, उस कविता का उन्होंने अनुवाद किया है। तो ये सारे काम करते हुए अनुवाद वगैरह की पूरी सूची अभी मैं नहीं लाया, लेकिन आप लोगों ने चोखे अमार तृष्णा, वाणी राय का एक उपन्यास है जो मेरी आंखों में प्यास नाम से छपा हुआ है, और उस पर अनुवादक का नाम नहीं है, लेकिन मेरे पास 1963 ईस्वी की उनकी एक डायरी है जिसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि चोखे अमार तृष्णा के अनुवाद करने की अग्रिम राशि प्राप्त हुई। एक और उस किताब का नाम ही मैं भूल रहा हूँ, नेशनल बुक ट्रस्ट में काफ़ी दिनों तक उस किताब का अनुवाद कराने का सोच रहा था, जिसका भी अनुवाद वे कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो अभी तक जो कहानियाँ छपी हैं उनमें इन 4 भाषाओं में मिलाकर, यद्यपि कहानियाँ तो केवल उन्होंने मैथिली और हिंदी में ही लिखी, तो अब तक 114 कहानियाँ, 13 उपन्यास, 6 नाटक, 88 निबंध और इसके अलावा लगभग 300 से अधिक पृष्ठों की अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली में लिखी हुई डायरी और पत्र हैं। 3 ऐसी पांडुलिपि, अनुपलब्ध पांडुलिपि है जिसकी चर्चा खूब होती रहती है, पर ये सब उपलब्ध नहीं है। इन चीज़ों, इतनी सारी चीज़ें 10 वर्षों में इतना काम जिस व्यक्ति ने किया, वह यदि अराजक हैं तो फिर व्यवस्थित जिंदगी किसको कहते हैं, ये कहना थोड़ा कठिन है।
उनके एक मित्र हंसराज नाम से लिखा करते थे, मैथिली के लेखक थे, जिनको बार बार राजकमल चौधरी, उनके नाम से कई चिट्ठियां हैं जो छपी है रचनावली में, जिसमें उन्होंने राजकमल ने बार बार कहा कि अकेले मैथिली में लिखने से कुछ नहीं होगा, हिंदी में आइए, हिंदी में लिखा कीजिए, मैथिली में मातृभाषा सेवा ठीक है पर हिंदी में लिखेंगे तभी लोग जानेंगे। उन्होंने एक उनकी आदत के बारे में बताया कि अक्सर वे जो इस तरह से अराजक व्यवहार करते थे, उनका कारण यह था कि उनके आसपास लोग थोड़ा दिक्कत से आए, कुछ उनको इतना स्पेस मिले कि वो ठीक से लिख सकें। और कई बार पोस्टकार्ड ले आते थे 50, और 50 जगहों पर लिख दिया कि मैं वहाँ ढाका जा रहा हूँ, तो मैं रंगून जा रहा हूँ, और कहीं नहीं जाते थे। वो सप्ताह भर के बाद इकट्ठे कमरे से निकलते थे। अभी अशोक जी कह रहे थे उनकी लेखनी बहुत ही मुझे रत्ती कटकुट वाली, जो लिख रहे हैं बीच में एक शब्द काटा, फिर उसके बाद पता नहीं कितना ड्राफ्ट उन्होंने वे मन में ही कर लेते थे, क्योंकि वो रद्दीनुमा चीज़ उनका काटा पिटी वाली कोई चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है। राइटिंग और इस सब तरह की पेंटिंग वेंटिंग तो खूब किया करते थे। तो मात्र इतनी सी छोटी आयु में जिस चीज़ की कल्पना राजकमल चौधरी करने लगे थे, उसमें उनको सबसे अधिक जो दिक्कत थी वह 1947 से लेकर और 1965 तक के ये 18-19 वर्ष, हाँ 18 वर्ष की जो गंदगी थी भारत देश की, उन्होंने मुक्ति प्रसंग का जिक्र अभी अशोक जी ने किया, और जिसमें आप पूरा मुक्ति प्रसंग पढ़ें तो कई जगह लगेगा कि वे सभ्यता के शुरुआती दौर तक चले गए हैं, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो तक। 7000 वर्षों में मनुष्य ने बनाई है 3,500 दीवारों के, और क्या क्या उस कविता में है। तो उसमें एक मुक्ति उनके जीवन में बहुत शुरुआती समय में आ गई थी, मुक्ति की चेतना। और मुक्ति किस किस चीज़ से, अपने पिता के बारे में उन्होंने लिखा है कि मुझे परिवार के ब्राह्मण संस्कारों में दीक्षित करने के लिए पिताजी के पास कुल 3 तरीके थे। इधर मैसी में कुछ उनके गांव में उनके गोतिया सब में कुछ नए नए विद्वान पैदा हुए हैं, जो अपने बूढ़े सब पुराने समय की याद कहकर लोगों को बरगलाते रहते हैं, पत्रकारों को कहते हैं कि उनका पिता से बहुत अच्छा रिश्ता था। कैसा रिश्ता था इसमें देख लीजिए, उनका अपना ही लिखा है स्थान काल पात्र नाम से। यह उनके उपन्यास की योजना थी, जिसकी 2 ही किस्त लहर पत्रिका में छपी। उसी में उन्होंने ये लिखा है कि मुझे परिवार के ब्राह्मण संस्कारों में दीक्षित करने के लिए पिताजी के पास कुल 3 तरीके थे: आज्ञा, उपदेश, मारपीट। मेरे पिताजी को वह आज्ञाकारी मूर्ख ब्रैकेट में वह आज्ञाकारी मूर्ख लड़का सबसे बड़ा प्यारा था, जो अपने पिताजी के कारण जहाज के डेक पर पत्थर के बुत की तरह अचल खड़ा था और आग लगने पर जल भुनकर राख हो गया था। मैं उस लड़के से मुक्त होना चाहता था। ये ऐसी पंक्ति लिखने वाले व्यक्ति, जिनके शुरुआती जीवन में ही ये इस तरह की मुक्ति कामना आ गई। एक जगह उन्होंने भूकंप के समय में जो उन्होंने अपने जीवन की उनकी घटना है कि भूकंप में धरती 1934 के भूकंप में धरती हिल रही थी, दरारें फट रही थी, और अपनी पत्नी को आगोश में लेकर इनके पिताजी दूर चले गए और ये किनारे वहाँ बैठे मुंह ताकते रहे। अब उस समय 1934 के भूकंप में आप कुल मिलाकर जोड़ लीजिए कि 5-6 साल की आयु उनकी रही होगी। मुझे महीना तिथि तो याद नहीं भूकंप की, लेकिन 1913 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ, तो लगभग 5.5 साल की आयु हुई।
और उसी के बारे में उन्होंने लिखा कि उस दिन के बाद से मैं पूरी दुनिया में सदा सदा के लिए अकेला हो गया। ये ऐसी चीज़ें जिनके जीवन में शुरुआती समय में आ गई, मैं घड़ी की तरफ भी लगातार देख रहा हूँ कि वो इनके जो अभी सौमित्र मोहन जी से बात हो रही थी कि आजकल हम पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आएंगे। अब वह भी समय था उन लोगों का, सौमित्र मोहन जी का या अशोक वाजपेयी जी का, कि ये लोग भी जब भारत आज़ाद हुआ होगा तो इन लोगों के मन में भी अच्छे दिन आने की कल्पना रही होगी, राजकमल चौधरी के मन में भी कल्पना रही होगी, पर वे अच्छे दिन आए नहीं। उस दौर के जितने भी कवि थे सबके मन में यही बात थी कि आज़ादी हमारे लिए क्या कर बैठी है, हमारे सामने जो आज़ादी है उसमें क्या है। तो उसको राजकमल चौधरी ने जिस तरह से अंकित किया है, जो मुक्ति प्रसंग के अंतिम समय में है। आजकल राष्ट्रवाद बहुत कुछ सिखाया जा रहा है हम लोगों को, हम राष्ट्रवाद को नए सिरे से जाने पहचाने, और हम आप सब जानते होंगे कि राष्ट्र तो अच्छे नागरिक से बनेंगे, और कोई भी अच्छा नागरिक दो ही कारणों से बन सकता है कि उसके पास अच्छा मस्तिष्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, अर्थात स्वस्थ बुद्धि हो और स्वास्थ्य ठीक हो। और ये दोनों ही काम के लिए चिकित्सा और शिक्षा, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। आज तक के 75 वर्ष की भारतीय आज़ादी में कोई भी चुनाव इन दो मुद्दों को लेकर नहीं लड़ा गया, और अब जब लड़ा गया और आगे लड़ा जाने वाला है, तब सिरे से शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर देने की जो पद्धति हमारे सामने है, आप लोग बाहर देख रहे होंगे, आप में से जो कोई अध्यापक होंगे विश्वविद्यालय के, वे तो इसको देख ही रहे होंगे कि अब शिक्षा की कोई ज़रूरत हमारी वर्तमान सरकार को महसूस नहीं होती है। ऐसे समय को राजकमल चौधरी जब देख रहे थे तो कई नागरिक चित्र शीर्षक से, कई नागरिक चित्र पटना शीर्षक की एक कविता है, जिसमें बोतल में भरी हुई शराब, अलमीरे में सजी हुई किताबें, इतिहास दर्शन, दीवारों पर मार्क्स और गांधी और टैगोर, हमारी बातचीत हमेशा राजनीति से संबंधित होगी, और हमारी भंगिमाएं, मुद्राएं टेबल के किनारे कोयले के कीमती लाइसेंस जैसी दिखती हुई उस कुरूप स्त्री से वह स्त्री जनता नहीं है, केवल है जनता की अपनी विकृत मनस्थिति। ऐसे राजनीतिक परिवेश आज हम जो इस राजनीतिक परिवेश को हम आज झेल रहे हैं, ये 1965 से पहले राजकमल चौधरी हमें बता चुके हैं। और जब तरह तरह की व्याधियों के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ऑपरेशन के समय में भी उन्हें देश कितना याद आ रहा है कि एनेस्थीसिया दिए जाने से पहले वे लिख रहे हैं कि मैं इतिहास पुस्तक की तरह खुला पड़ा, लेकिन मेरा देश, मेरा पेट, मेरा ब्लाडर, मेरी अतरियां खुलने से पहले सर्जनों को यह जान लेना होगा कि हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मांस अथवा मिट्टी, केवल हवा, कीड़े, जख्म और गंदे पनाले हैं अधिक स्थानों पर इस देश में। इनकी राजकमल चौधरी के दौर शारीरिक व्याधि से लेकर देश की दशा तक को देखकर कल्पना कीजिए कि जहां सड़ कर फट गई है नसें, वहां हवा तक नहीं, ऊपर की त्वचा चीरने पर आग नहीं निकलेगी, न ही धुआं, जठराग्नि, दावानल सब बुझ गए हैं अचानक। 15 अगस्त की पहली रात के बाद अब राख ही राख बच गया है पीला मवाद। ये देश की दशा ऐसी देख रहे थे, और इसी तरह से देखते देखते अंत में उन्होंने उसी मुक्ति प्रसंग के अंतिम अंश में आकर यह कहा कि मशान में अधजली लाशें नोच नोच कर खाते रहना श्रेयस्कर है जीवित पड़ोसियों को खा जाने से। हमें शामिल नहीं रहना है सदा सदा के लिए
धरती से आदमी को समाप्त कर देने की इस साजिश में, जो इस साजिश में ये अभी जब समुद्र मोहन जी से बात हो रही थी तो एक यह भी बात है कि राजकमल चौधरी के समय में यह स्थिति भी थी और स्थितियां बदलती रहती है कि उन्होंने यह तो कह दिया कि हमें नहीं शामिल रहना है इस साजिश में, लेकिन शामिल ना होने और उन परिस्थितियों को जानने और जीने के की जितनी पद्धतियां हैं आज बदल चुकी हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज लिख चुके, आज के कवि को यह हक नहीं है कि ये बात वे लिख सकें। वह समय नहीं है कि आज हम क्या देखेंगे, हमें जो देखना था वो तो हम देख रहे हैं। अब हम केवल कुछ अवलोकन ही कर सकते हैं। अंत में मैंने राजनीति को जीने का कारण बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं बीमा कंपनी का एजेंट हुआ करता था। इतना लंबा है राजनीति का राजमार्ग की रंगशाला के अंतरंग में पहुंच जाने पर अपने सुख, अपने व्यक्तित्व, अपने राग विराग, अपने संगीत के सिवा और कोई बात याद नहीं रह जाती है। ये उसी कई नागरिक चित्र पटना का अंश है। उसी में अगस्त 65 में लिखते हैं, चुप रह जाओ मौसम चुप रहने से ही बदलता है। चुप रह जाओ मौसम चुप रहने से ही बदलता है। यूं भी आजकल, आज का समय देख लीजिए, शायद अभी के लिए ही राजकमल चौधरी ने यह लिखा कि चुप रह जाओ मौसम चुप रहने से ही बदलता है। यूं भी आजकल बेवफाई है शोरगुल करना। चुप रहो हे प्रजाजन, जो कुछ भी कहना है अपने प्रभु से चुप रह कर कहो। ऐसी स्थिति में राजकमल चौधरी की एक कविता की एक और टुकड़ी है कि शीला हर 7वें दिन अपने कल कारखानों से गायब रहती है। लीला, तुम अपने बैग में क्या रखती हो? अपने दोस्त के घर की चाबी रखती है शीला, तुम सेकनल। यह उस दौर में राजनीतिक परिवेश में स्त्रियों की ऐसी जो दशा बन गई थी, ऐसी ही दशा में अग्नि स्नान उपन्यास में श्रीमती और लुलू जैसी स्त्रियां साफ साफ उस समय भी कह चुकी थी कि समाज यदि नहीं चाहे तो नारी के मान मर्यादा महत्व की रक्षा नहीं की जा सकती। आज क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं। और ये करते करते अंत में मैं ऐसी जगह आता हूँ जहाँ उन्होंने अध्यापकों पर कुछ तीखे वक्तव्य दिए हैं कि बौद्धिकों के चारित्रिक द्वैध पर। कोई भी अध्यापक लेखक अकाल के बारे में तो वक्तव्य दे सकता है, लेकिन अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में फैली हुई नफासत, धांधली और लाल फीताशाही के खिलाफ खुली चिट्ठी तक नहीं लिख सकता। कोई भी पत्रकार लेखक अथवा संपादक लेखक अमेरिकी साम्राज्यवाद और वियतनामी गुंडागर्दी के खिलाफ जिहाद तो बोल सकता है, लेकिन देशी पूंजीपतियों के काले और सफेद कारनामों के विरोध में कोई नारा बुलंद नहीं करेगा। हमारी इन पीढ़ी का लेखक जहाँ से पैसा पाता है, जहाँ से अनाज, सुरक्षा, यश, प्रतिष्ठा, स्त्री और आत्मकालीन बने रहने का सुख पाता है, उसके खिलाफ उसकी बोलती बंद हो जाती है। अगर हम वाकई लेखक हैं और सचमुच किसी बड़ी बात के लिए यह पेशा, यह रचनात्मक चरित्र अपनाए हुए हैं, तो किसी भी आर्थिक राजनीतिक जीवन दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले हमें साहसी और विकल्पहीन होना चाहिए। हम संकल्प में जिएं, विकल्पों में जीने की गांधीवादी, नेहरूवादी विचार परंपरा और जीवन परंपरा को अब हमें हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। दुखद है कि ऐसे हालांकि कुछ
आक्षेप ये इन्होंने राजेंद्र यादव ने जब नई कहानियाँ परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से, जिसमें नई कहानी लिखने के कुछ सूत्र गढ़े थे, उसके विरोध में जो एक तीखा सा लेख उन्होंने लिखा था, कहानी नई कहानी पुरानी कहानी, उसमें नामवर जी और राजेंद्र यादव दोनों की ठीक ठाक मरम्मत उन्होंने की थी। विस्तार में जाने का भी अवसर नहीं है, लेकिन दुखद है कि साहित्य और सामाजिक सरोकारों से इस तरह निष्ठापूर्वक जुड़े रहने वाले महान रचनाकार राजकमल चौधरी के साहित्य का लाभ बहुत दिनों तक साहित्यानुरागियों को नहीं मिल सका। और जो उनके जीवन की अंतिम कविता है मैथिली में, मुझे दुख है कि कविता मेरी कच्ची रह गई। इस जलावन से उठी कहाँ ज्वाला, व्यथा कहूँ किसको, कथा कहूँ किसको। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं कुछ और बोल सकता था पर समय मुझे लगता है मैं पार ही कर गया, 5 मिनट शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय मंच, अशोक जी और सारे मित्र, सबसे पहले तो मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ, ये मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज मैंने सहर्ष बोलना स्वीकार किया था। बड़े दिनों के बाद जब से सेतु प्रकाशन आया, तब उसके बाद से शायद ये पहला अवसर है जब किसी ने मुझको लेखक के रूप में बुलाया है बोलने, तो मैंने कहा कि हाँ आऊँगा, पक्का आऊँगा। तो दूसरे आने की बड़ी वजह कि सबके अपने अपने आइकन्स होते हैं। मतलब जब हम पढ़ लिख रहे होते हैं, तो जब जवान हो रहे होते हैं, बच्चे से किशोर हो रहे होते हैं, किशोर से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्ध, तो आइकन्स बनते बिगड़ते हैं। जब हम लोग जवान हो रहे थे, यही कहना 19-20 साल 17 साल की उम्र में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, उसके पहले नेतरहाट स्कूल में पढ़ा। नेतरहाट मुझको लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए नहीं कि वहाँ मैं पढ़ा, वहाँ की बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो वहाँ साहित्य का संस्कार हम लोगों को, वहाँ का सबसे जो बेवकूफ़ बच्चा होगा, जिसमें मेरी भी गिनती है, मुझसे सब होशियार ही थे वहाँ, तो उनको भी 100-200 कविताएं कंठस्थ थी उस समय। तो वो संस्कार था हम लोगों को जो विद्यालय ने दिया था हमारे। उस टूटे फूटे संस्कार के साथ जब हम लोग महाविद्यालय में आए अपने, तो पता नहीं क्यों औचक ही ऐसे ही मुझको शमशेर और मुक्तिबोध मिले। वहाँ पर मुक्तिबोध, अब आज इस यहाँ बोलने के लिए जब मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मुक्तिबोध भयंकर जंगल थे। वहाँ जब आप घुस रहे होते हैं तो जंगल आपको बाहर ढकेलता है, वो मतलब आपको अपने भीतर आसानी से आत्मसात नहीं कर लेता है, वो पहले आपको ढकेलता है। जब आप उसके लायक बन जाते हैं, या भक्ति की भाषा में बोलूं तो जब साधना से आप उसके लायक बन जाते हैं, तब जंगल आपको स्वीकार करता है। ऐसे ही तो मुक्तिबोध की कविता में जाने के लिए पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तब राजकमल चौधरी हम जैसे नौजवानों को बहुत आकर्षित करते थे, उनकी भाषा, उनका तेवर, और वहाँ से मुक्तिबोध, माफ कीजिएगा, वहाँ से राजकमल चौधरी हम लोगों को आकर्षित करते थे अपनी भाषा, अपने नरेशन के कारण। उसमें तब मतलब मैं एक शब्द राजकमल से ही उधार लूँ, तो एक जगह उन्होंने, इस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन उन्होंने एक जगह कहा है कि ये सब लॉन्डो पे रौब गारिब करने के तरीके हैं। तो वो रौब गारिब हुआ था इन लॉन्डो पे, और वो वहाँ से जब हम लोगों ने मतलब अपनी पढ़त की, तो एमए में सौभाग्य से मुक्ति प्रसंग हम लोग के सिलेबस में लग गई। नरेंद्र मोहन जी पढ़ाया करते थे,
निहायत असंतोष का माहौल था हमारी क्लास में। तो फिर मैंने अपनी टूटी फूटी ये लिख के नित्यानंद जी को बताया कि सर ऐसा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सोच रहे हो बेटा, आगे बढ़ो। अब गुरु की ललकार से आदमी बढ़ जाता है। नित्यानंद तिवारी विश्वविद्यालय में कितने प्रभावशाली और लोकप्रिय शिक्षक थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पिछली पीढ़ी थी वो सब आपको बताएगी कि वो कितने लोकप्रिय और कितने महान शिक्षक थे। बाकी अपनी जगह पे है, बाकी वो कैसे व्यक्ति थे क्या है वो आप सबका अपना मूल्यांकन, लेकिन हम विद्यार्थियों के मन में उनकी अगाध श्रद्धा है। तब मुक्ति बोध मुक्ति प्रसंग पढ़ते हुए हम लोग ये समझे कि इसकी कविता जब उसके पहले फेज से हम लोग बाहर निकले जहाँ पे वो रौब था, उसकी भाषा का रौब, उसकी वहीं पे हम लोगों को धूमिल भी मिले। उन दोनों से मिलते हुए भाषा का जो कविता की भाषा में जो नया संस्कार पैदा हो रहा था उनसे मुलाकात हुई। तो इस तरीके से तब से MA 2002 से आज तक जिन कवियों को सबसे ज़्यादा गंभीरता से पढ़ा, जिन पर सबसे ज़्यादा लिखा, वो राजकमल चौधरी उनमें से एक हैं। तो दूसरी बात जिस पर बहुत विस्तार से इन्होंने बात कर ली है वो उस पर दोबारा जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है मुझको कि उनके बारे में। हाँ, लेकिन उसी से जुड़ी हुई दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजकमल चौधरी के बारे में जितने भी किस्म की अफवाहें थी, उनका अपना लेखन या उस लेखन के भीतर उसका प्रतिवाद भी मौजूद था। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के संदर्भ से उनके बारे में बहुत सारे प्रवाद थे, या तमाम किस्म के जो प्रवाद थे उनके बारे में वो हैं, सब आप लोग जानते हैं उसका। तो उन प्रवादों में हम जैसे पाठक जिनकी उम्र अभी भी बहुत कम है, मतलब अब तो कम नहीं है, मतलब तब कम थी, और जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष उनके जानने वालों में भी बहुत कम लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिसमें वो प्रत्यक्ष उनसे मिले हों। और अभी सभागार में शायद अशोक जी और सौमित्र जी ही हैं जो ये कह सकें कि हाँ प्रत्यक्ष राबका साबका था। हम सब तो ऐसी पीढ़ी जब आती है बाद में तो वो रचना के आधार पे उनका मूल्यांकन करती है, वो कैसा जीवन उन्होंने जिया, ये शायद बहुत। और आज से मान लीजिए 100 साल के बाद कोई और पाठक आएगा, वो कहाँ से जानेगा या कोई आत्मकथा हो, कोई ऐसा विश्लेषण हो जिसमें वो बता सके, तब तो बात अलग है। नहीं तो अब तुलसीदास की कि कैसे थे, कैसा जीवन जिया, उससे ज़्यादा हम लोग उनकी रचनाओं पे बात करते हैं या उनकी रचनाओं से समझते सीखते हैं। हम लोग जो हैं एक पाठक के रूप में उनकी रचनाओं से जुड़े, और उस रचनात्मकता में स्त्री का जो शरीर है इसको लेकर उन्होंने बहुत नायाब टिप्पणी, एक पत्र लिखा था अपने एक मित्र को। वो पत्र मैं आप लोगों के सामने साझा, ये पत्र पहले मैंने पढ़ा था लेकिन तत्काल रूप से मनोज मोहन जी ने मुझे उपलब्ध कराया है। स्त्री शरीर बहुत स्वास्थ्यप्रद वस्तु है, लेकिन कविता के लिए नहीं, संभोग करने के लिए। कविता में स्त्री शरीर अन्य सभी विषयों की तरह मात्र एक विषय है। कविता का कारण या कविता का प्रतिफल ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही मानता हूँ। यदि तुम जो मानते हो उसे मानते रहने की तुम्हें पूरी आज़ादी हासिल है। अब कविता के लिए हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परतंत्रताएं अधिक आवश्यक विषय हैं। स्त्री शरीर को राजनीतिज्ञों, सेठों, बनियों और इनके प्रचारकों ने अपना हथियार बनाया है। हम लोगों को अपना प्रीतदास बनाए रखने के लिए बेहतर हो हम पत्र पत्रिकाओं के कवर में छपी हुई, कैलेंडरों में छपी हुई अर्धनंगी स्त्रियों और अपने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मालिकों के लिए हमारा ईमान, हमारा जहन, हमारी ताकत खरीद कर हमें नपुंसक बनाने वाली अर्धनंगी स्त्रियों को हम अब अपने साहित्य में उसी प्रकार प्रश्रय नहीं दें, न आत्मरति के लिए और न परपीड़ा के लिए। मैं श्लील अश्लील मानता हूँ,
मैं अश्लील नहीं मानता हूँ, लेकिन हम कवि हैं, हमें न तो नपुंसक और न ही स्त्री अंगों का वकील बनना चाहिए। ये उनकी एक राय थी। एक दूसरी राय जो मैंने राजकमल चौधरी पे जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें जो मुझको व्यक्तिगत रूप से जो कुछ एक लेख जो मुझको सबसे अच्छे लगते हैं, वो राजीव सक्सेना का एक लेख है। उसमें उन्होंने कहा, राजकमल चौधरी आए हुए थे उनके घर, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे बारे में ये जो प्रवाद सब है, ये सब क्या सच है? तो राजकमल चौधरी ने हंस के कहा कि क्या राजीव भाई, आप भी, ये सब तो लॉन्डो पे रौब गारिब करने के तरीके हैं। और आगे राजीव सक्सेना ने लिखा कि मैं उसकी आंखों में देख रहा था और मुझे लगता है कि आज वो झूठ नहीं बोल रहा था। हमारा सामंती समाज, जहाँ पर ऐसी बातचीत, ऐसा विलाप आपकी हैसियत बढ़ा सकता हो, वहाँ पर राजकमल चौधरी ने कुछ ऐसी तिकड़में की जिसका एक छोर एक सिरा इन्होंने भी बताया। तो ये उनकी सामाजिक चालाकियाँ, इसको ज़्यादा साहित्यिक चालाकियों से ज़्यादा उनकी सामाजिक चालाकियाँ थीं। चूँकि एक आदमी अभाव में जी रहा था, हर दिन एक आदमी, भूखा आदमी रोज़ भोजन के लिए तरस रहा है, वो भोजन की चिंता करेगा कि वो जाके वहाँ बैठा रहेगा? क्या मजाक है। लेकिन खैर, ये उन्होंने अपने बारे में खुद ही प्रवाद फैलाया, क्योंकि इसका एक अगला पत्र और मैं आगे पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए के सामने। दूसरी जो बड़ी देखिए, बीच में एक और मैं अवान्तर बात कहता हूँ कि इतने सरस भाषण के बाद मैं थोड़ा नीरस और ऊसठ आदमी हूँ, तो मैं मतलब साहित्य के भीतर ही मतलब उसको रखूँगा। हिंदी कविता, जब राजकमल चौधरी हिंदी कविता में आते हैं, वहाँ तक हिंदी की तमाम कविता और तमाम कविता की धाराएं छायावाद से प्रभावित थी, या उसका डिपार्चर का पॉइंट, यदि इस भाषा में कहूँ तो उसके डिपार्चर का पॉइंट था वो छायावाद था। पक्ष में प्रतिपक्ष में किसी भी तरीके से डिपार्चर पॉइंट, लेकिन छायावाद था। ये राजकमल चौधरी और हद तक धूमिल भी, ये पीढ़ी जब आती है, इनकी पीढ़ी जब आती है, तो इन लोगों का डिपार्चर पॉइंट छायावाद नहीं था। ये बड़ा चेंज था हिंदी कविता के लिए, जिसको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये डिपार्चर पॉइंट नई कविता से ले रहे थे, और नई कविता से डिपार्चर पॉइंट लेने के कारण कविता के पूरी संरचना में आंतरिक बदलाव आया। इस बात को बार बार रेखांकित हिंदी साहित्य के इतिहास में किया जाना चाहिए, मतलब शायद किया भी गया होगा, मैंने सब कुछ पढ़ा नहीं है, मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे देखे नहीं गया है। तो ये जो डिपार्चर पॉइंट था, इसने, और इस डिपार्चर पॉइंट के साथ एक और बड़ी चीज जो राजकमल चौधरी कर रहे थे, कविता के भीतर विवरण की उपस्थिति। इसके पहले की कविताएं इतनी विवरणात्मक नहीं थी, वो लाक्षणिक थी, वो सांकेतिक थी। विवरण को कविता, जो आज की हमारी तमाम कविताएं विवरणात्मक हैं, पूरी कविता पीढ़ी अभी की विवरण से, हमारी जितनी कविताएं अभी हैं लगभग विवरणात्मक हैं। उसका एक सिरा कम से कम बहुत गहरे अर्थों में विवरणात्मक है। मैं एक कविता, उनकी बहुत शुरुआती कविता है, वो मतलब आपके सामने, वो शुरुआती कविता इसलिए मैंने ली क्योंकि वो शुरू से ही ये काम कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपार्चर पॉइंट है हिंदी कविता का। ये मतलब ये राजकमल चौधरी या इनके जैसे कवियों, धूमिल भी इसमें शामिल है, मतलब सामूहिक जो कवि, लुकमान अली उसी दौर में आई थी, ये तमाम कवि सब इस बात को प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे आगे की हिंदी कविता निर्मित होती है। शाम हुई, कविता तो नोट कर ली, शीर्षक नोट नहीं कर पाया मैं, माफ़ कीजिएगा। ये लेकिन ग्रंथावली की दूसरी कविता ही है, सर बता पाएंगे। ये शाम हुई, दफ्तर से लौटती हुई हर एक सरकारी बस यूं ही बस गुलफाम हुई। घास की झाड़ियाँ झिलमिलाई पार्क के किनारे, चंद लड़कियाँ अपनी धुली सलवारें उतार कर बाथरूम आ गईं। साइकिल पर भागते हुए शहरी कौवे की बूसटें नीले पसीने से नहा गई। ठाकुर की बीवी से माथुर की बीवी ने कहा, छज्जे पर पड़ोसी बिल्लियों के गीत गुनगुनाओ मत। माथुर की बीवी से ठाकुर की बीवी ने कहा, बंद कमरे की उमस में रतन धन इस तरह लुटाओ मत।
आदमी टाई खोलता है पीने के लिए दवा, औरत नीचे झुकती है स्टोव भरने के लिए हवा। इस तरीके से नाम, स्थान, प्रवृत्ति, विवरण जो कविता के भीतर बाद की कविता का मुख्य बिंदु बना, उसका मुख्य आधार बना, वो विवरणात्मकता मेरी जानकारी, मेरी पढ़त लिखत में धूमिल, राजकमल और इस दौर के कवियों के साथ ही। और इसमें सबसे बड़ा, जब आप मुक्ति प्रसंग पढ़े तो उन्होंने कितने रेफरेंसेस दिए हैं, कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस उठा के दिए हैं। वो आप पूरी कविता पढ़ जाइए, वो रेफरेंसेस का खजाना है एक किस्म से। तो ये एक बात मैं कहना चाहता था कि अब दोनों समकालीनों की कविता पर बात होती है तो दोनों की बात, जैसे एक रिचुअल है जिसका निर्वाह मैं भी करना चाहता हूँ कि कबीर पे बात होती है तो तुलसी पे बात करना अनिवार्य है, या कबीर पे बात है तो तुलसी पे बात करनी ही पड़ती है। धूमिल और राजकमल चौधरी भी एक युग्म की तरह हिंदी में उपस्थित हैं। धूमिल की कविता भी उतनी ही सशक्त है, महान है, इसमें मतलब मेरा कोई ये नहीं, लेकिन धूमिल की कविता मुख्यतः अभिधा की कविता है। वो पूरी की पूरी कविता इस रूप में अगर मैं कहूँ तो धूमिल मैथिली शरण गुप्त के सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी थे भाषा के स्तर पर। लेकिन धूमिल की कविता अभिधा तक रह नहीं जाती थी, अभिधा को व्यंजना तक कन्वर्ट कर पाने में सक्षम होती थी। उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। तो वो जो उसमें लाक्षणिकता कैसे आती है, तो जो सामाजिक बिंब वो कविता में बिंबों का निर्माण करते थे, जिन बिंबों, उन बिंबों की आपसी टकराहट से या वो उन बिंबों के अंतर संघात से कविता में लाक्षणिकता निर्मित हो जाती थी। भाषा के स्तर पे थी वो अभिधा ही, लेकिन सामाजिक राजनीतिक संदर्भ हो चाहे अन्य किस्म के जो संदर्भ हैं, उन संदर्भों के कारण कविता में लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता निर्मित, काव्य शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो व्यंजना निर्मित हो जाती थी, लाक्षणिकता निर्मित नहीं हो पाती थी उनकी कविता में। शायद ही कहीं धूमिल की कविता में लाक्षणिकता आती है। काव्य शास्त्रीय पदावली में वो हमेशा अपनी कविता में इन स्टूल्स के सहारे वो व्यंजना में कन्वर्ट कर जाते थे। इसके उलट राजकमल चौधरी की कविता में अभिधा जो है वो लक्षणा और व्यंजना दोनों का सहारा एक साथ प्रस्तुत कर पाने में सफल रही है। इसके उदाहरण में मैंने भी वही कविता नोट की थी जो इन्होंने सुनाई। मतलब अगर आप कहें तो वो कविता मैं फिर से सुना दूं या फिर मैं इतिहास पुस्तक की तरह खुला पड़ा हूँ, लेकिन मेरा पेट, मेरा देश, मेरा पेट, मेरा ब्लाडर, मेरी अतड़ियाँ खुलने से पहले सर्जनों को यह जान लेना होगा, हर जगह नहीं है जल अथवा बाकी कविता। इस कविता के सहारे और मुक्ति प्रसंग में उन्होंने जो अपनी वो भूमिका लिखी है, उससे सिर्फ एक पंक्ति अगर हम जोड़ दें, उसमें इन्होंने आगे लिखा है कि जीवित नहीं, मुक्त और स्वाधीन भी रहना होगा। इनकी पूरी कविता शुरू से आखिर तक जहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया और जहाँ पर इन्होंने कविता, दास कविता जो अधूरी रह गई, संभवतः आखिरी कविता के कुछ ड्राफ्ट्स में एक होगा 1965 की है वो। अच्छा, 1966 के। तो मतलब जो जिन आखिरी कविताओं का तक जहाँ तक उनकी यात्रा जाती है, वहाँ तक ये स्वाधीनता और मुक्ति अब मुक्ति को भी उन्होंने खुद डिफाइन किया है अपनी कविता में। इसमें इस पत्र में उन्होंने आगे के उस पत्र का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने जो उन्होंने इनकी बीमारी के समय हॉस्पिटल में लिखा था। एक शंभुनाथ मिश्र को इन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें बीच के अंश में इस बीमारी में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के भौतिक तापों की चरम सीमा का अनुभव हुआ। बीमारी मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अब अपने शरीर से तटस्थ हो चुका हूँ। जैसे सुनता हूँ साधक सन्यासी लोग तटस्थ हो जाते हैं।
यह देखना बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने शरीर और अपनी बीमारी से अलग हूँ। इससे फ़ायदा भी हुआ है और फ़ायदा भी होगा। स्वस्थ हो जाने के बाद भी यह तटस्थता जीवन में काम देगी और मेरे चरित्र और व्यक्तित्व की बुराइयों को दूर करने में सहायक होगी। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे मन में भयानक कमजोरियाँ रही हैं। मैंने स्वयं वक्त आने पर किसी दूसरे की कोई सहायता नहीं की है। सिर्फ अपना ही स्वार्थ हमेशा मैंने अपने आप को और अपने आंतरिक समाज को ठगता रहा हूँ। सच कभी नहीं। मैंने सिर्फ झूठ की ज़िंदगी बसर की है। इसीलिए यह सारी बीमारियाँ मुझे होनी ही चाहिए थी, मुझे ही हुई। यह किसी पाप का फल नहीं है, मेरे अनुभवों का फल है। एक आदमी अपने अनुभव, अपनी बीमारी को अपने अनुभव का फल बता रहा है। ये अनुभव का फल कविता के भीतर उसकी रचनात्मकता से जब समृद्ध होता है, तब वो ये पंक्तियाँ जो मैंने अभी पढ़ी, तब वो पंक्तियाँ निर्मित होती हैं कि मैं इतिहास पुस्तक की तरह खुला पड़ा हूँ। मेरा देश, मेरा पेट, मेरा ब्लाडर, ये उस अनुभव की उपस्थिति थी। इसीलिए ये भाषा में इतनी इनकी लक्षणा और व्यंजना इतनी दूर तक जाती है। और हम जैसे जो मतलब मुक्तिबोध और राजकमल चौधरी के और तीसरे सिरे पे जयशंकर प्रसाद के बहुत प्रशंसक हैं, या मतलब हम लोग का जो भी बौद्धिक ये है आयतन है, इनकी कविताओं को पढ़ने के कारण विकसित हुआ है, शमशेर की कारण विकसित हुआ है। तो उन लोगों के लिए कम से कम मेरे लिए राजकमल चौधरी पर ये आयोजन हुआ है, ये बहुत आंतरिक और गहरे संतोष का विषय है। एक कविता मैं आपके सामने, मतलब ये मैंने अपना लेख ही उठा लिया है, इसमें से देखने में मुझको सुविधा होगी। जिसे बेडौल टुकड़ों में बांट कर अलग अलग चाहते हैं भोग कर, बनिए सौदागर। इस दुनिया की सबसे मजबूत औरत का नाम है वियतनाम। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, सफ़ेद अफ्रीका और काला अफ्रीका, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सफ़ेद अमेरिका और काला अमेरिका, जॉनसन का अमेरिका और एलेंस गिन्सबर्ग का अमेरिका, इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान और मलय राय चौधरी का हिंदुस्तान। इस दुनिया की प्रत्येक मजबूत औरत नंगी और दो टुकड़ों में बटी हुई है। यह औरत मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा देश और मेरी ज़िंदगी है। जिस राजकमल चौधरी पर हमेशा हमने ये तहमत लगाया है कि वो उसने ताउम्र ऐसी हरकतें की जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं समझी गई हैं, वो राजकमल चौधरी लिखता है, यह औरत मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा देश और मेरी ज़िंदगी है। इन सारे मसलों पर अशोक जी के इस आयोजन से इस आयोजन की सार्थकता ये भी होगी कि इन सारे मसलों के बीच से हम राजकमल चौधरी जैसे कवियों पर, पुरोधा कवियों पर हम लोग अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं, अपना जो सकारात्मक योगदान है साहित्य के प्रति वो प्रस्तावित करें। इस अवसर के लिए आप सबका धन्यवाद। झोले में कागज है, कुछ होंगे, रुपए पैसे लगता है। आप कोई नहीं ले जाएगा। पैसे हैं तो चुराए जाते। देखिए इसी को निकालने के लिए मैं झोला ले आया। आदरणीय अशोक जी, मंच तथा साथियों, देवशंकर नवीन
राजकमल चौधरी की रचनावली का संपादन कर चुके हैं और उन पर लिख चुके हैं। रचनावली के अलावा और उसकी भूमिका के अलावा 2 किताबें भी उनकी मैंने देखी। अमिताभ राय कोर्स में मुक्ति प्रसंग पढ़ चुके हैं और इस बाद में मैंने लिखा भी है सर, और फिर लिखा भी है। राजकमल चौधरी को कोर्स में मुझे पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। राजकमल चौधरी को हमने किंवदंतियों के रूप में जाना। मेरी शिक्षा के जो शहर हैं मुजफ्फरपुर और पटना, तो मुजफ्फरपुर में राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो राजकमल के साथ घूमने वाले और उठने बैठने वाले और राजकमल की जिंदगी से पूरी तरह परिचित, और जिनके राजकमल के बारे में जिनके पास ढेरों संस्मरण थे और राजकमल के साहित्य का जो व्याख्या करते थे, तो मुजफ्फरपुर में उन्हें राजेंद्र प्रसाद सिंह और कुछ दूसरे लोगों के माध्यम से वो किंवदंती की तरह वो चीज़ें लगती थीं। फिर मैं पटना गया तो पटना में तो 50 लोग थे जो राजकमल के तरह तरह के किस्से सुनाते थे, और उसमें से तो एक हमारे शिक्षक और बाद में जो सहकर्मी साथी रहे नंद किशोर नवल, जो हिंदी के मान्य आलोचक हैं। नंद किशोर नवल राजकमल के साथ घूमने वालों में थे, बल्कि कहा जाता था कि शागिर्द थे उनके। नवल जी ने एक पत्रिका निकाली थी ध्वजभंग, ये नाम राजकमल ने दिया था। पहले उसका नाम राजकमल ने दिया था प्रचोदयात, गायत्री मंत्र से। तो नवल जी राजकमल की प्रशंसा बहुत करते थे। उनकी प्रतिभा, उनकी मनुष्यता, उनके अराजक व्यवहार, उनके खान पान, हमारे दोनों मित्रों ने काफ़ी बताया कि वो प्रवाद जैसा है, लेकिन मैंने जिन लोगों के मुंह से सुना है, और नवल जी ने तो लिखा है राजकमल पर और कहा कि राजकमल 3 फुट चीलम की लौ उठाने वाले गंजेड़ी थे और सहरसा से पटना पहुंचने में 3 बोतल शराब खत्म कर जाने वाले पियक्कड़ थे। बाकी और किस्से जाने दीजिए उनके। राजकमल की जो ये मुक्ति प्रसंग कविता है और जिसमें राजेंद्र सर्जिकल अस्पताल की बार बार चर्चा आती है, ये सर्जिकल अस्पताल राजेंद्र सर्जिकल वार्ड है पटना मेडिकल कॉलेज का, और हमें बताया गया था, तो हम लोग अस्पताल में वो वार्ड देखने गए जहाँ राजकमल चौधरी का इलाज हुआ था 2 साल तक, ऑपरेशन हुआ और फिर वो मर गए, और बहुत ही गुमनाम और ख़तरनाक बीमारी से वो मरे और उनका ऑपरेशन हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, डॉक्टर जितेंद्र सहाय, वो साहित्यिक आदमी थे, लिखते पढ़ते थे। उन्होंने उनकी ऑपरेशन की यातनाएं और वो सारी चीज़ें हमें बताई। तो इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने जिस राजकमल को जाना, एक बहुत जादुई असर था हमारे पर। कोर्स में हमने नहीं पढ़ा, और फिर नवल जी उनके बारे में बताते रहते थे, दूसरे लोग, दूसरे जो राजकमल के मित्र थे वो बताते रहते थे, उन लोगों ने लिखा भी था राजकमल के बारे में। तो एक तरफ तो राजकमल की अराजकता के बावजूद उनकी प्रतिभा के, उनके लेखन के और उनका जो हरफन मौला जो व्यक्तित्व था, उसके प्रशंसक बहुत थे। और मुझे लगता था कि राजकमल जैसा जीनियस तो हिंदी में लेखक कोई हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही विभाग के एक बहुत विद्वान शिक्षक, जो लिखते नहीं थे लेकिन बहुत पढ़ने लिखने वाले शिक्षक थे, जो कभी कभार संपादकों के दबाव पर लिख दिया करते थे,
तो मैं आपको बताऊं कि जब एमए में मैं था तो मछली मरी हुई ये उपन्यास मैं लाइब्रेरी से ले आया था और पढ़ रहा था। मेरे हाथ में उन्होंने किताब देखी तो पूछा कि कौन सी किताब है। तो मैंने थोड़े उत्साह से कहा कि ये चमत्कृत होंगे कि मैं एक नए लेखक को पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि मछली मरी हुई। तो उन्होंने कहा कि मछली सड़ी हुई। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने गलत सुन लिया है। तो मैंने दोहराया कि नहीं सर, मछली मरी हुई। तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने सुना मछली सड़ी हुई। तब उन्होंने बताया कि मैंने इसकी रिव्यू लिखी है जिसका शीर्षक दिया है मछली सड़ी हुई। यानी मेरा जो शिक्षण केंद्र था पटना विश्वविद्यालय, एक तरफ नवल जी थे और दूसरी तरफ वो शिक्षक भी थे और उस तरह के भी शिक्षक थे। समाज राजकमल के बारे में दो खेमों में बटा हुआ था। तो राजकमल को हमने किंवदंतियों में जाना, पढ़ा बाद में। ये अशोक जी ने जो कहा कि अपने जमाने में चर्चित तो रहे लेकिन भुला दिए गए, असल में अशोक जी याद वो रखे जा रहे हैं और उन लेखकों की पंक्तियां और उन कवियों की पंक्तियां याद रखी जा रही हैं जो कोर्स में है। और सौभाग्य या दुर्भाग्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में राजकमल लग गए हों, मुक्ति प्रसंग लगा दिया गया हो, लेकिन राजकमल कोर्स में नहीं है। और कोर्स में नहीं है तो उसका कारण ये है कि वही जो वर्जित क्षेत्र के शब्द जो उनकी कविता में आते हैं बार बार, उसको छात्रों के सामने उसकी व्याख्या करना है। और उस प्रदेश में जाने का साहस शायद अध्यापकों में न हो, चाहे उचित न माना जाता हो, चाहे बवाल से कोर्स निर्माता बचना चाहते हो। नामोर सिंह का तो उदाहरण सामने है कि आधा गांव उन्होंने लगा दिया तो क्या हुआ। तो मित्रों, है ये कि मैंने राजकमल को अलग से पढ़ा है, छात्र के रूप में नहीं पढ़ा। अशोक जी ने मुझे विषय दिया है कि राजकमल और हिंदी आलोचना, ये खासा अकादमिक विषय है अशोक जी, जबकि आप अकादमिकता से बचते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आलोचना पर जब बात होगी तो अकादमियत से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए आलोचना का संबंध तो अकादमी से, अकादमिक दुनिया से है ही। तो मैं जब नज़र डालने लगा कि भाई राजकमल पर किन लोगों ने लिखा, राजकमल और हिंदी आलोचना जो विषय आपने दिया है, तो मैंने देखा कि आलोचकों ने जो लिखा है उसके पहले कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। और नवीन जी का तो कहना है कि प्रेमचंद के बाद राजकमल दूसरे लेखक थे हिंदी के जिन पर इतने विशेषांक निकले मरने के बाद। सच है। अगर यह सच है, सच है, तो उस सच्चाई का एक प्रमाण तो यह है कि अभिभूत कर देने वाली कविता राजकमल पर नागार्जुन ने लिखी, और धूमिल ने लिखी। दो पीढ़ियों के दो कवियों ने। और नागार्जुन को राजकमल चौधरी अर्वाचीन तो मानते थे लेकिन आधुनिक लेखक नहीं मानते थे। उस नागार्जुन ने लिखा और उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे, दोनों की कविताएं, तो राजकमल का जो एक तरफ जो उनकी प्रतिभा थी और दूसरी तरफ जो उनका अराजक व्यक्तित्व था, जो उनकी रचनाओं में भी व्यक्त होता था और जीवन में तो व्यक्त होता ही था, वो सारी चीजें हैं दोनों के यहाँ। और वो कविताएं सिर्फ कविता नहीं है बल्कि राजकमल का मूल्यांकन है। तो अशोक जी, आपने तो हिंदी आलोचना और राजकमल चौधरी कहा था, मैं इसको थोड़ा रचनात्मक बनाते हुए कह रहा हूं
कि राजकमल पर सबसे अच्छी जो टिप्पणी की है वो नागार्जुन ने की है और धूमिल ने की है। शायद उतनी अच्छी टिप्पणी किसी आलोचक ने भी न की हो। मैं आप लोग सबसे निवेदन करूंगा कि आप उन दोनों कविताओं को देखें। मैं ये धूमिल की कविता का एक टुकड़ा आपको पढ़कर सुनाता हूं। लंबी कविता है। एक बात साफ थी, उसकी हर आदत दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। न वह किसी का पुत्र था, न भाई था, न पति था, न पिता था, न मित्र था। राख और जंगल से बना हुआ वह ऐसा चरित्र था जिसे किसी भी शर्त पर राजकमल होना था। वह 100% सोना था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वह 100% सोना था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। फिर आगे कुछ लाइनें हैं। आगे कहते हैं धूमिल, उसके पास शराब और गांजा और शहनाई और औरतों के दिल फरेब किस्से थे, जिनकी आड़ में बैठकर वह कविताएं बुनता था। अपनी वासनाओं के अंधेरे में वह खोया हुआ देश था। जीभ और जांघ के चालू भूगोल से अलग हटकर उसकी कविता एक ऐसी भाषा है जिसमें कहीं भी लेकिन, शायद, अगर नहीं है। उसके लिए हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि वह ऐसा आदमी था जिसका मरना कविता से बाहर नहीं है। यह राजकमल पर किसी भी मैंने जो पढ़ा है, नवीन जी की पूरी चीज मैं पढ़ नहीं पाया हूं, इसलिए मैं इनको तो छांट कर कह रहा हूं। और वैसे मंच पर भी बैठे हैं तो नीमी जी ने भी बहुत बड़ा और अच्छा निबंध लिखा था उन पर। मैंने नामोर जी को देखा, क्योंकि नामोर जी हिंदी के मान्य आलोचक माने जाते हैं। और नई कविता पर और साठोत्तरी कविता पर तो जीवन में एक शब्द नहीं लिखा। नहीं लिखा है, कविता के नए प्रतिमान में लिखा है। आप कहिएगा तो नहीं। और संकोच के साथ सिर्फ एक वाक्य लिखा उनके मरने के बाद, कविता के नए प्रतिमान में है। ठीक है। और नई कविता पर क्षण भर जो वो लेखमाला लिख रहे थे उसमें भी है। 1968 में ये किताब भी आई है और 1968 में वो लेख भी आया, जिसमें उन्होंने साठोत्तरी कविता कहिए या युवा कविता कहिए या अकविता कहिए, इन वो कविता जो आ रही थी सामने, उसमें नामोर जी को लगता था कि जो बड़बोलापन है, अशोक जी को भी लगता था, तो जो बड़बोलापन है या तो उस बड़बोलापन से मुक्ति प्रसंग मुक्त है। और उसकी प्रशंसा नामोर जी ने की है, अशोक जी ने भी की है, धूमिल और राजकमल चौधरी की, मोचीराम और मुक्ति प्रसंग की, तो पटकथा की नहीं की है, मोचीराम और मुक्ति प्रसंग। राजकमल की कविता को समझने का मुझे, नेमीचंद जैन वाला लेख मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे समझने का मौका नंद किशोर नवल का लिखा हुआ जब आलेख मैंने राजकमल चौधरी पर पढ़ा, लंबा लेख लगभग 40 पेज का, और सही परिप्रेक्ष्य में उस कवि को रखने का प्रयास नवल जी ने किया है। एक तो अमेरिकन बीट पीढ़ी और बीट कवि क्या है, उनका घोषणा पत्र क्या है, और राजकमल के वक्तव्य कैसे मिलते हैं, और राजकमल स्वयं एलन गिन्सबर्ग जब आए थे कलकत्ता तो उनकी सोहबत में कैसे रहते थे और कैसे प्रभावित थे, और फिर बंगला की भूखी पीढ़ी और भूखी पीढ़ी के जो सरताज थे मलय राय चौधरी, उनकी सोहबत, और राजकमल रहते ही थे कलकत्ता।
बल्कि उनके साहित्यिक लेखन और साहित्यिक सक्रियता कलकत्ता की ही देन है। साहित्य विवेक कलकत्ता में ही उन्होंने अर्जित किया। बंगला उन्होंने बंगालियों की तरह सीखी और बंगला में लिखना पढ़ना और बंगला के साहित्यकारों से बहस और बातचीत और संवाद, और हिंदी की जो कविता थी, इन तीनों संदर्भ में नवल जी ने राजकमल को रखकर देखा है और बतलाया है कि इनका प्रभाव है। मेरे पास कोटेशन है, चाहूँ तो सुनाऊंगा लेकिन समय ज़्यादा हो जाए, कि वो एलन गिल्सवर्थ से कैसे प्रभावित थे। एक प्रसंग उसमें आता है कि एक दिन होटल में बैठे हुए शाम को जब बैठे थे सब, तो दूधनाथ सिंह से एलन गिल्सवर्थ ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका को चूमना चाहूं तो तुम चूमने की इजाजत दोगे। हालांकि कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह प्रेमिका नहीं कहते थे, वो कहते थे कि पत्नी पूछा था एलन गिल्सवर्थ ने। तो दूधनाथ सिंह ने कहा कि हरगिज नहीं, न मैं इजाजत दूंगा न मेरी प्रेमिका देगी। तो एलन गिल्सवर्थ ने राजकमल की ओर देखा और राजकमल ने कहा कि हाँ मैं भी दूंगा और मेरी प्रेमिका भी देगी। तो ये राजकमल थे। तो ये प्रभाव था उन पर। लेकिन राजकमल पर मित्रों, जब मैं पढ़ाता था पटना विश्वविद्यालय में, संयोग से राजकमल की एक चर्चा हो रही थी। एक छात्र ने मुझसे पूछा और नवल जी के साथ बातचीत हो रही थी राजकमल के बारे में। तो नवल जी उन दिनों घनघोर वामपंथी थे और किसी गैर वामपंथी कवि लेखक को वो लेखक मानने को तैयार नहीं थे। तो उस छात्र को लगा होगा कि राजकमल की चूंकि प्रशंसा कर रहे हैं नवल जी, तो अवश्य ही वो वामपंथी होगा। तो नवल जी से पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि सर क्या राजकमल चौधरी वामपंथी थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं कह दूं कि ये वामपंथी नहीं थे तो फिर वो सवाल करेगा कि नवल जी फिर प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को भी मालूम था कि नवल जी गैर वामपंथियों की प्रशंसा नहीं करते। तो मैंने कहा कि वो वामपंथी नहीं थे, वो वाम मार्गी थे। अच्छा, जब मैं ये कह रहा था तो थोड़े मैं अध्यापक हो चुका था, तो मुझे अपने पोजीशन का भी ध्यान था कि मेरा जो स्टेटमेंट हो वो सही हो। तो फिर उसने कहा कि आप वाम मार्गी क्यों कह रहे हैं, वामपंथी क्यों नहीं कह रहे। हमने कहा कि वामपंथ तो बाहर से और मार्क्सवाद से उसका संबंध है, ये वाम मार्ग हमारे यहाँ की चीज है। और ये वाम मार्ग वो मार्ग है जो मान्यता प्राप्त जीवन पद्धतियां हैं, जो हमारा सभ्य समाज है तथाकथित, उसकी वर्जनाओं को जो तोड़ते हैं अपने खान पान से, अपनी बाड़ी से, अपने पहनावे से, अपनी भाषा से, वे वाम मार्गी होते हैं। और मित्रों, आप जानते हैं कि वाम मार्ग ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है हमारे देश में। और नवीन जी जानते होंगे कि राजकमल चौधरी का जो परिवार था वो शाक्त परिवार था, और शाक्त का संबंध वाम मार्ग से है कि नहीं है ये आप देखें। और स्वयं मरने के पहले जब डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर रखा था कि गांजा और शराब और तमाम चीजें छोड़ देनी है, तो नवल जी ने ही लिखा है और प्रमाण के सहित लिखा है कि राजकमल पंचमकार का घनघोर रूप से सेवन कर रहे थे अपने गांव। पंचमकार इन्वर्टेड कमा में, जो पुराना शब्द है, शुक्ल जी जिसकी बहुत निंदा करते हैं। तो राजकमल का जो विद्रोही तेवर है कविता में, और जिसकी थोड़ी अनदेखी की गई है,
तो एक तो बीट कविता, दूसरी भूखी पीढ़ी, उसका जगदीश चतुर्वेदी से उतना संबंध नहीं है। भले जगदीश चतुर्वेदी ने उनकी कविता छापी हो अशोक जी, लेकिन संबंध उनका उससे है। और फिर राजकमल का संबंध उस विद्रोही वाम मार्ग से है जो उन्हें पैतृक रूप से जो उन्होंने अर्जित किया था, जो संस्कारवश मिला था। तो राजकमल की कविता पढ़ते हुए, चूंकि उनके कवि रूप की चर्चा करनी है और अशोक जी उनके कवि रूप को ही जीवित करना चाहते हैं, तो उन पर जो आलोचना लिखी गई है, यानी साठोतरी कविता पर नामोर सिंह और अशोक वाजपेयी और नंद किशोर नवल, ये तीन आलोचक मेरी नज़र में हैं जिन लोगों ने साठोतरी कविता पर लिखा है। अशोक जी की किताब फिलहाल साठोतरी कविता पर सबसे अच्छी किताब है। ये मैं लिख चुका हूँ, यहाँ कह रहा हूँ, ये सामने बैठे हैं तो ये मत समझिएगा कि और आज बोलने के लिए कहिए, मैं लिख चुका हूँ। साठोतरी कविता को समझने के लिए फिलहाल से अच्छी कोई किताब नहीं है, लेकिन राजकमल को समझने के लिए नंद किशोर नवल से अधिक किसी की आलोचना नहीं है। राजकमल को और राजकमल की पूरी शक्ति को, काव्य शक्ति को नवल जी ने जिस तरह विवेचित, विश्लेषित किया है, वह देखने लायक है। मित्रों, नवल जी ने एक ऐसा निष्कर्ष दिया है जिससे आपके मतभेद होंगे और आप सोचने के लिए विवश होंगे। मुक्ति प्रसंग की चर्चा करते हुए नवल जी ने माना है कि अंधेरे में के बाद जो लंबी कविताएं लिखी गई, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2 ही साल का है, ये 64 है और वो 66 है, 65 की लिखी हुई। लेकिन नवल जी ने कहा है कि अंधेरे में के बाद लंबी कविताओं में सबसे अच्छी कविता मुक्ति प्रसंग है। ये लेकिन किसी ने कहा नहीं है, सही है, आपने भी नहीं कहा है, नामोर जी ने भी नहीं कहा, दूसरे किसी आलोचक ने नहीं कहा। तो मुक्ति पर सही है, अंधेरे में के बाद हिंदी की सबसे अच्छी लंबी कविता लिखना, और उसके बारे में अशोक जी कहें कि आजकल नाम कम लिया जाता है, तो ये थोड़ा अचरज में डालने वाली बात है। ये हम लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए विवश करने वाली बात है कि हम लोग ठीक ठीक पाठक हैं कि नहीं, और हम राजकमल की कविताओं को ठीक ठीक पढ़ते हैं कि नहीं, और उन्हें लोगों तक ले जाते हैं कि नहीं। मित्रों, में और भी आलोचक हैं, उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय मैं देख रहा हूं कि हो गया है, और अशोक जी का जो समय वाला बंधन है उसे मानना चाहिए, वो अच्छी चीज है। एक और बात मैं कह दूं, राजकमल कविता में क्या चाहते थे? आजकल बहुत बात चल रही है, अशोक जी कहते हैं कि कविता में विचार होना चाहिए, विचारधारा नहीं। इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज है। अब भाई विचारधारा होगी तो कौन सी विचारधारा होगी? मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि विचार ही होना चाहिए, लेकिन राजकमल क्या मानते थे? राजकमल मानते थे कि कविता में सिर्फ सत्य का चित्रण होना चाहिए, विचारधारा का नहीं। ये राजकमल के वाक्य हैं, ये उनका वाक्य है। कविता में सिर्फ सत्य का चित्रण होना चाहिए, विचारधारा का नहीं। इसी के साथ मैं एक बहुत छोटी कविता उनकी उद्धृत करना चाहता हूं जिसका शीर्षक है स्त्री, और वह इसलिए मैं करना चाहता हूं कि अभी मणिपुर में स्त्रियों को जिस तरह नंगा घुमाया गया,
क्या अद्भुत संयोग है कि राजकमल की है स्त्री शीर्षक कविता कुछ रोशनी डालती है उस पर। 3 लाइन की कविता है, लेकिन कितनी अर्थगर्भित है, कितनी व्यंजक है, और इससे राजकमल की कवि की ताकत का पता चलता है। स्त्री कभी नग्न नहीं होती है। नग्न ही घुमाया गया है ना स्त्रियों को। स्त्री कभी नग्न नहीं होती है, अपनी त्वचा से ढकी हुई उजाले में सोती है। में सोती है। स्त्री कभी नग्न नहीं होती है, अपनी त्वचा से ढकी हुई, मैंने नग्न तो कर दी गई है, लेकिन वो अपनी त्वचा से ढकी हुई उजाले में सोती है। स्त्री कभी नग्न नहीं होती है। मित्रों, ये थोड़ी सी बात है। राजकमल चौधरी और हिंदी आलोचना पर बोलने के लिए काफ़ी चीज़ है मेरे पास, लेकिन समय की सीमा है। तो अशोक जी के सामने और 7वें दशक के मैंने कविता के कवि लुकमान अली के कवि सौमित्र मोहन बैठे हैं। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 20 साल से और उनको मैं पहचानता नहीं हूँ। मैंने अमिताभ राय से पूछा कि भाई सौमित्र मोहन कौन है, तो मैं कविता से जानता था आपको, व्यक्ति रूप में नहीं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अशोक जी, राजकमल को आपने याद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मित्रों, क्योंकि मेरे हवाले से कुछ एक आध बात कही गई है तो उसको स्पष्ट करना जरूरी है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ और फिर दोहराता हूँ कि विचारधारा में हमारे यहाँ धारा बहुत है, विचार बहुत कम है। एक बात। दूसरी बात ये कि सारे विचार साहित्य में बाहर से आए और साहित्य स्वयं कोई विचार नहीं कर सकता, इस धारणा से मेरी घोर असहमति रही। तीसरी बात, मैं ये जानता हूँ कि साहित्य को भी विचार की विधा मानने में अन्य अनुशासनों को तो संकोच है, स्वयं लेखकों को भी संकोच है। इसलिए मैं ये कहता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी कविता बड़े विचार के बिना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा भी सही है कि बहुत सारे कवि हुए हैं जो विचारधारा से बहुत प्रतिबद्ध होकर बड़े हुए, लेकिन उन सब ने मेरे हिसाब से बड़प्पन तभी हासिल किया जब विचारधारा का अतिक्रमण किया। तो बहरहाल, लेकिन ये मुझे यहाँ सोच के ये लगा कि शायद एक ऐसा उपक्रम करना चाहिए कि राजकमल चौधरी पर फिर कुछ लोगों से लिखवा कर एक नई पुस्तक तैयार की जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक 2.5 घंटे 1.5 घंटे के विचार विमर्श से तो शुरू नहीं हो जाएगा। कुछ अफवाह फैलेगी इसके बारे में, पटना तक पहुंचते हुए उस अफवाह का क्या होगा कि खुदा जाने कि ये ऐसा हुआ है और अब रजा फाउंडेशन इसमें भी हस्तक्षेप कर रहा। हम तो हर चीज़ में हस्तक्षेप कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं और दिन दहाड़े कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जब होगा, लेकिन अगर कोई मित्र या आप में से कोई इसको काम को संभाल ले तो हम एक नया, तो इस तरह से फिर एक नई सीरीज भी शुरू कर सकते हैं जिसमें युवा लोग, अपेक्षाकृत युवा लोग, हम सब धवल केशी नहीं या अर्ध धवल केशी भी नहीं, युवा लोग अपने किसी कवि पर। मुझे याद आता है एक ज़माने में येल बुक्स या येल यूनिवर्सिटी का एक प्रकाशन सीरीज थी पुस्तकों की, 3-4 पुस्तकें मेरे पास हैं उसमें, जिसमें वो युवा किसी कवि से, उस पुराने कवि का, वॉलेस स्टीवेंस का या थियोडोर रोथके का
इनके कविताओं का संचयन और एक लंबा निबंध लिखवाते थे, और वो येल सीरीज छपी थी। तो मुझे 2-3-4 मेरे पास थी, अब खुदा जाने कहाँ गई। तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि एक नया सीरीज शुरू की जाए, इसमें हम अपने पुराने कवियों का कोई एक संचयन भी तैयार करें, और उसमें एक कोई युवा, ये सारा काम युवा करें। ससुरे बहुत आलसी हैं, बहुत अपना झंडा उठाए घूमते हैं, काम करने को जब कहो तो बहुत आलसी हैं। हम सब लोग भी बहुत आलसी थे, पर हमने बहुत काम किया है। आप अगर हम लोग, हमारी ससुरी रचनावली 13 उसमें है, और अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो हम मरे भी नहीं हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि युवाओं को अपनी कविता लिखना वगैरह ठीक है, ज़्यादातर खराब लिखते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन बहरहाल उससे बेहतर होगा कि आप किसी पुराने कवि को दोबारा से खोजकर उस पर कुछ अपना, उससे आपको अपनी कविता को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी, और थोड़े दिन आप हिंदी को अपने काव्य भार से मुक्त भी रखेंगे। तो दोनों लाभ होंगे, हिंदी का भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा, और इस अनुभव के बाद निश्चय ही आप बेहतर कवि बन पाएंगे, या बेहतर आलोचक, जो भी आप बनना चाहें। तो बहरहाल आप लोग सब आए, इसके लिए बहुत आभार। हमारा तीसरा सत्र इस श्रृंखला में कमलेश पर होगा। धन्यवाद। सर है वो कमलेश जी नहीं, श्रीकांत वर्मा वाला। हाँ? श्रीकांत वर्मा वाला है वो, उसके बाद कमलेश जी वाला। अच्छा, ओ और श्रीकांत वर्मा वो श्रीराम वर्मा। अच्छा, श्रीराम वर्मा। श्रीराम वर्मा भी उसी जमाने के कवि हैं जिस जमाने के मसलन राजकमल चौधरी हैं, और अच्छी मित्रता थी हैं दोनों की, में पत्राचार भी होता। हाँ, पत्रकार श्रीराम वर्मा, उनकी भी बहुत अच्छी हस्तलिपि थी, और उस जमाने में कवि लोग एक दूसरे बड़ा लंबा पत्राचार करते थे, बहुत लंबी लंबी चिट्ठियां एक दूसरे को लिखते थे। एक तो इन कवियों का कि पुरसाहाल कोई नहीं था वरिष्ठों में अधिकतर, तो ये एक दूसरे को, जैसा आजकल युवा लोग करते हैं, आपस में प्रशंसा करते रहते हैं, तो वो उस जमाने में थोड़ी आलोचना भी करते थे। फेसबुक पर प्रशंसा आप करते हैं, चिट्ठी लिख कर नहीं है, फेसबुक पर करते हैं। हाँ नहीं, अब तो हाँ तो है। बहुत बहुत धन्यवाद।